पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोग ने क्या कवर किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ने देख लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन हमने क्लियर किया था। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हम लोग ने कंडक्टर देखे थे, कंडक्टर के दो टाइप्स देखे थे कि कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ने देखा था कि रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। फिर हम लोग ने एक टर्म आया था मोलार कंडक्टिविटी, उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अच्छा, इसके बाद मोलार कंडक्टिविटी के बाद हम लोगों ने कोलरैश लॉ देखा था, कोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उसके दो एप्लीकेशंस देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था, आप देखेंगे कि कंडक्टिविटी सेल का, आप देखें मोलार का कि मतलब किसी कंडक्टिविटी सेल है किसी, उसमें क्या रहेगा, जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी मोलार कंडक्टिविटी को आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय यूजिंग व्हिटस्टोन मीटर ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसका यूज करके हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसको मेजर किया जाएगा। अभी इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कवर करेंगे। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। और जो आपका गैल्वेनिक सेल रहेगा यानी वोल्टेइक सेल जो रहेगा, वोल्टेइक सेल, उसको हम लोग इसके, वोल्टेइक सेल जो रहेगा उसको इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे। मे बी ये लेक्चर अभी एक और हो सकेगा तो आएगा। ठीक है, वोल्टेइक सेल में आप लोग जैसे ड्राई सेल हो गया, लेड स्टोरेज सेल हो गया, निकेल कैडमियम सेल हो गया, ये सारे सेल को आप उन किस में कवर करेंगे, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में कवर करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बुक में यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेनली हम लोग दो चीज यहाँ पर कवर करेंगे। एक आप देखेंगे तो हम लोग एक फ्यूज NaCl के साथ में सॉल्यूशन के साथ में करेंगे, और दूसरा एक्वेस NaCl के सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अभी यहां पर हम क्या कवर करने जा रहे हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले क्या होता है वो यहां पे हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, तो हम लोग अभी वो कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला टर्म जो यहां पर आ रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में अगर सबसे बेसिक में बात किया जाए तो इसमें मेनली इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, टू इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कि डिप्ड होंगे इनटू द इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने क्या बताया, दो पॉइंट्स। सबसे पहली बात, इसमें टू इलेक्ट्रोड्स होंगे, टू इलेक्ट्रोड्स, और वो डिप्ड होंगे इनटू इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक बात और, ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कि प्योर फॉर्म में हो सकता है एक्वेस फॉर्म में हो। अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रोड है इसका क्या हो सकता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो सकता है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड हो। मतलब इलेक्ट्रोड्स की बहुत सारे टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं आप देखेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में हो सकता है कुछ ऐसा। तो मेनली मैंने आपको क्या बता दिया, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इन विच टू इलेक्ट्रोड्स विच आर इमर्स्ड इनटू द, इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ, डिप्ड इनटू द, आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, अब यहां पर बहुत सारी बातें नहीं लिखना है मुझे, जो भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहां पे लिख दिया है। इसके बाद अभी जो हम लोग करना चालू करेंगे उसमें देखेंगे हम लोग को क्या क्या लिखना है, अभी तो सब फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है और क्लियरली सुनते रहना है, बस आप सुन भी लेंगे तो भी लिख लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया है। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच अकर्स इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सही बात है, वो रिएक्शन जो कहां पर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, उसी को आप क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोल देंगे, उसी को आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे तो मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो रिएक्शन होंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो रिएक्शन होंगे। एक्चुअली में यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, दस यहाँ पर रिएक्शन विच अकर्स इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इन यहाँ पर इन दिस रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जिसकी, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज, फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो सीधी सी बात है, जहां से इलेक्ट्रॉन मतलब रिलीज होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब एक जगह पे ऑक्सीडेशन और दूसरे जगह पे रिडक्शन होगा। सही बात है,
अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग ने देख लिया। एक चीज और, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वहां पर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो रिएक्शन रहेगा वो कौन से टाइप का रिएक्शन रहेगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना है। चलो ठीक है, इतना काफी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग ने पॉइंट्स देख लिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ये 2 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको कैरी करना रहेगा। ओके, अब इलेक्ट्रोड्स के बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स मेनली अगर आप देखेंगे तो मेनली जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एक सरफेस होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। मतलब इट इज द सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये वो सरफेस रहेगा जिसपे एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। सही बात है कि नहीं यहाँ पर। अच्छा, इलेक्ट्रोड आप देखेंगे, इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। एक रहेगा आपका एनोड, दूसरा रहेगा आपका कैथोड। एक रहेगा आपका एनोड और दूसरा रहेगा आपका कैथोड। अच्छा, एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे क्या होगा, एनोड क्या रहेगा, यहाँ पे सब मेरे नोट्स मतलब रेडी है। अगर मुझे कुछ पॉइंट लगेगा, मतलब इसलिए है कि अगर हम लोग को कोई पॉइंट जरूरी लगता है, मतलब मेनली ये है कि इसके पीछे रीजन ही यही है कि कुछ भी हो जाए पॉइंट ना छूटे। हर एक बात अपनी जगह है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे वो सब मैं आपको बता दूं, बाकी करना आपका काम है। ठीक है, चलो। तो आपको अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए। अभी इलेक्ट्रोड्स पे हम बात कर रहे हैं। अभी सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे आप उन टॉपिक में एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे। ठीक है, अभी अभी सब मतलब इतनी बातें काम की हैं तो ये सब बातें देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्या बोला गया है कि यहाँ पर 2 तरह के मतलब इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा कैथोड और दूसरा होगा एनोड। कैथोड क्या होगा, ये वो सरफेस होता है जिसपे एक्चुअली में रिडक्शन टेक्स प्लेस, और दूसरा आप देखेंगे एनोड वो होगा जहां पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। याद रहेगा। हाँ, यहाँ पर इट इज द सरफेस ऑन विच रिडक्शन ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये 2 बात आपको याद रखनी रहेगी। तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रोड सबसे पहले क्या होता है, तो वो सरफेस है जहां पे एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड और एक एनोड। आपको मैंने बताया ना 2 ही इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड होगा दूसरा एनोड होगा। कैथोड पे ऑलवेज क्या होगा, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, और इसके बाद यहाँ पर एनोड पे ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है। हाँ, अच्छा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्लियर है ना, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई स्पीसीज तो ऑक्सीडेशन करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिडक्शन करेगा। क्लियर है। अच्छा, ये 3 पॉइंट होने के बाद अभी हम कहां पे आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो अभी हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो और यहां पर हम लोग इसके डिस्टिंग्विश डिटेल में कर रहे हैं, और फिर यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको हम मैदान में उतारेंगे और फिर उसका विकेट गिराएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप जो देखेंगे, तो पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कुछ बातें देखेंगे और फिर गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ बातें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, मेनली इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मान लीजिए कि मैं यहां पर बोलूं कि ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि है एक बीकर में मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है, जिसमें आप देखेंगे फ्री आयंस फॉर्म होंगे। सही बात है ना। हाँ, फ्री आयंस मतलब वो चार्ज आयन होंगे। चार्ज आयन मतलब उनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अभी आप देखें जरा, यहां पर ये 2 क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि डूबे हुए हैं। किस में डूबे हुए हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबे हुए हैं। बात ऐसी है कि यहां पर मुझे बैटरी की जरूरत पड़ती है, बैटरी की जरूरत पड़ती है, और बैटरी के हेल्प से, अच्छा यहां पे लाइट आ रहा है, ओके चलो ठीक। चलो, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहां पे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों इलेक्ट्रोड को, एक है पॉजिटिव दूसरा है निगेटिव। जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड रहेगा उसके बारे में वो हमेशा क्या होगा, तो एनोड। एनोड किससे कनेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव साइड से। ठीक है, और कैथोड किससे कनेक्टेड रहेगा, नेगेटिव साइड से। ठीक है, कैथोड कनेक्टेड रहेगा नेगेटिव साइड से। ठीक है, अच्छा यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपका रिएक्शन है यहां पर, ये जो है, तो ये क्या करेगा, बैटरी क्या कर रहा है, देखो ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली में नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी इस सब के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहां पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है कि जब तक उस रिएक्शन को मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू नहीं करूंगा, तब तक वो रिएक्शन होगा ही नहीं, तब तक वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि मैं बैटरी कनेक्ट नहीं करता हूं। जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूं यानी पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, तो होगा क्या कि यहां पर जो
पॉजिटिव वाला है वो इस पे क्या करने लगेगा, फोर्स अप्लाई करने लगेगा। वो बात आगे देखेंगे कि फिर क्या होगा, लेकिन आपको यहां पर जो बातें कैरी करनी है वो ये बात कैरी करनी है कि यहां पर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। अब क्या होगा, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जब मैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप देखिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी आप दे रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन फाइनली किस में हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी में हो रहा है। मतलब ये कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो करता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहां पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए यहां पे फटाफट फटाफट सब बातों को कैरी करते हैं और फिर देखते हैं। कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो आपको अभी नहीं समझा रहेगा, लेकिन मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि लेक्चर खत्म होते होते तक आपको हर एक बात कैरी हो जाएगी। जैसे ऑक्सीडेशन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ही क्यों होता है, रिडक्शन निगेटिव इलेक्ट्रोड पे ही क्यों होता है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आगे हर एक चीज आप उन समझने वाले हैं। ये फैक्ट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एज इट इज अपने लिए रेडी रखने हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप डायरेक्ट फटाफट उसको करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल, यहां पर क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द केमिकल एनर्जी। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। इसके अपोजिट गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब यह है कि जो आपका, आप देखेंगे कि जो करंट है वो यहां पर प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्चुअली यहां पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो आप देखिए यहां पर, अच्छा यहां पर क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, मतलब जब तक उस रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब कि यहां पे जो रिएक्शन रहेगा उसको किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या बोला है, एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव। देख लीजिए जरा, यहां पर एनोड जो रहेगा वो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड रहेगा बैटरी के, जबकि कैथोड जो रहेगा वो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड रहेगा। इसका अपोजिट यहां पर, ये सब बातें आपको याद रखनी है। मैं आगे बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी के लिए आप एटलीस्ट रेडी रखिए, और हो सके तो ये पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन रखना, ताकि जब मैं आगे आपको डिफरेंस बताऊं, जब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप क्लियर करते जाइए। जब तक आप यहां पर कंपेयर नहीं करेंगे थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज निगेटिव। यहां पर क्या होगा, एनोड जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा, जबकि कैथोड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, अच्छा यहां पर देखेंगे कि रिडक्शन जो रहेगा, रिडक्शन वो क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द सेंस मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान देना कि अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो रहती है एनर्जी की जरूरत। और जब तक आप एक्स्ट्रा मतलब कोई एनर्जी देंगे नहीं, तब तक वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करें, जब तक आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब है एनोड पे होगा, और एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन पहले होने का सीधा मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कभी भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और इलेक्ट्रॉन को मतलब रिमूव करने के लिए अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहां पर वही बात को लिखा है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यही बात है कि जब यहां से ये एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, बगल वाला इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो यही है कि यहां पर ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे होगा, जब जो रिडक्शन है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे होगा। अगर इसके यूजेस देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ यूजेस इसके समझ लेते हैं, जरा देखते हैं। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मली कि आप जो पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये इलेक्ट्रोड रहेगा, और आपको पता है कि जैसे ही आप अगर NaCl का कोई आप बनाएंगे, मतलब उसको पानी में डालेंगे, तो होगा क्या कि NaCl जो है वो फटाक से माइग्रेट होगा, मतलब अपने को आयंस में माइग्रेट हो जाएगा, यानी Na+ और Cl- फॉर्म कर लेगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि नॉर्मली मैं बोलूं कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। ये आपका पॉजिटिव है यानी एनोड, और ये आपका निगेटिव यानी कि कैथोड। मैं यहाँ पर कैथोड, और यहां पर क्या है, एनोड। ओके, तो ये एनोड रहा और ये
कैथोड रहा। ठीक है, होगा क्या कि जैसे यहां पर Na+ और Cl- के आयन फॉर्म होंगे, आप सबको पता है कि जो Cl है वो निगेटिव है, और निगेटिव होने की वजह से वो एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा जो कि पॉजिटिव है, और जो Na+ है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो किस ओर अट्रैक्ट होगा, कैथोड की ओर, जो कि निगेटिव है। तो होगा क्या यहां पर, थोड़ी देर के बाद आप जब रिएक्शन को देखेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि Cl जो है वो कहां पर आ रहा है, एनोड पे आ रहा है, और यहां से आपको क्लोरीन गैस के बबल्स दिखाई देंगे। मतलब क्लोरीन गैस जो है वो पेल ग्रीन, PALE, पेल ग्रीन जो रहेगा उस कलर के क्लोरीन गैस रहेंगे, वो बबल्स जो रहेंगे वो रिलीज होते हुए आपको ऊपर दिखाई देंगे। और जो आपका Na रहेगा वो आपको डिपोजिटेड दिखा रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां से जो रहेगा वो चार्ज Na रहेगा, लेकिन जब वो अपने इलेक्ट्रोड के मतलब अपने इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा तो इलेक्ट्रोड के पास पहुंचने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वो यहां पर Na बन जाएगा। देखिए कुछ ऐसा रिएक्शन रहेगा, Na जो रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फाइनली Na बन जाएगा। अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, यहां पर ये चार्ज कंडीशन में, जबकि यहां पर ये डिस्चार्ज कंडीशन में है। तो जब ये डिस्चार्ज कंडीशन में रहेगा तो ये आकर इस पे डिपॉजिट हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद आपको क्या दिखाई देगा, तो थोड़ी देर के बाद आपको कैथोड पर एक परत जमी हुई दिखाई देगी, जो कि किसकी परत रहेगी, जो कि आप देखेंगे यहां पर किसकी, सोडियम की परत रहेगी। क्लियर है, व्हाइट कलर की, सिल्वरी कलर की, आपको सिल्वर व्हाइट कलर की सोडियम की आपको एक लेयर जमी दिखाई देगी। किस पे जमी दिखाई देगी, तो कैथोड पे जमी दिखाई देगी। तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि रिएक्शन के बाद आपको सिल्वर कलर की जो सोडियम है वो क्यों दिखाई देती है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना रहेगा। अभी मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा, अगर अब ऐसे, अच्छा इस कॉन्सेप्ट को और कहां पे यूज में ला सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि मान लीजिए आपको एक चांदी का चम्मच चाहिए, ठीक है, आपने मतलब आप सोनार वगैरह के यहाँ गए और आपने फाइनली उनको बोला ज्वेलरीज वगैरह में कि आपको क्या चाहिए, एक चांदी का चम्मच चाहिए, या फिर आप अगर नोटिस कीजिए तो आपके यहाँ मार्केट वगैरह में लोग आते हैं और वो लोग कुछ गहने वगैरह बेचते रहते हैं, और देखेंगे कि वो बहुत सस्ते गहने रहते हैं, यानी 50-60 रुपए में मंगलसूत्र वगैरह आते हैं, और वो लोग ये बात को बहुत जोर जोर से बोलते रहते हैं कि सोने से कम नहीं, और मतलब गुम गया तो गम नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है। वो आप देखेंगे कि सोने का पानी जो रहता है वो उस पर चढ़ा रहता है, या फिर चांदी का पानी भी चढ़ाया जाता है। देखते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। ओके, तो देखें अब मुझे करना क्या है, तो मुझे मान लीजिए सिल्वर की लेयर चढ़ानी है, ठीक है, सिल्वर की लेयर चढ़ानी है और भी चम्मच पर। तो मैं करूंगा क्या, जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो कौन प्ले करता है, तो आपका आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसका आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ओके, देखते हैं, देखिए मैं करूंगा क्या, क्योंकि मुझे सिल्वर की लेयर चढ़ानी है तो मैं ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूंगा जिसमें पॉजिटिव जो रहेगा वो सिल्वर रहेगा, ठीक है, जैसे AgNO3। तो AgNO3 रहेगा, जैसे ही मैं उसको क्या करूंगा, जैसे उसमें से मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, जैसे मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, जैसे मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा वो Ag+ और NO3- में डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। सही बात है। अब होगा क्या, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव ये है, निगेटिव ये है, ठीक है, तो Ag जो है वो यहां पर फटाफट भागेगा। सही बात है, इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, यानी कैथोड की ओर, और ये जो है कैथोड, और ये जो रहेगा वो एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा, एनोड की ओर। ओके, तो ये कैथोड और ये एनोड, तो आपका NO यहाँ पर NO3 जो रहेगा वो यहाँ पर पॉजिटिव वाले पे अट्रैक्ट होगा, Ag+ जो है वो निगेटिव वाले पे अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Ag+ जो है वो यहाँ पे तो चार्ज कंडीशन में है, यहाँ पे पहुंच के वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से देखो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि Ag कुछ टाइम में यहाँ पर जमा हुआ दिखाई देगा, मतलब फ्यूज कंडीशन में दिखाई देगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, यहां पर चम्मच बना दीजिए, मान लीजिए ये चम्मच लगा दीजिए कि आपका जो कैथोड रहेगा वो एक चम्मच रहेगा, तो बड़े इजीली जो Ag रहेगा वो किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, चम्मच पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, स्पून पे आपके। ओके, इस तरीके से एक तो ये है। दूसरा आप देखेंगे कि मेटल के प्यूरिफिकेशन में, मेटल के प्यूरिफिकेशन में जैसे क्या होगा, जो मेटल रहेगा आपको पता है कि पॉजिटिव होगा तो बड़े आसानी से कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, और जो नॉन मेटल रहेंगे वो निगेटिव होने की वजह से इजिली क्या हो जाएंगे, एनोड पे आके जमा हो जाएंगे। इससे भी आपका मेटल जो रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा अपने इंप्यूरिटीज से। तो यहां पर आप देखेंगे कि उसके कुछ यूजेस दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, मेटल को प्यूरिफाई वगैरह करने के लिए आप देखेंगे किसका यूज किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर।
हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैंने फिर से एक बार हर एक पॉइंट रेडी कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि एक तरीके का नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एनोड, यहाँ पर एनोड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, कैथोड जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। फिर मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा वो कहां पर होगा, तो एनोड पे होगा, यानी कि पॉजिटिव वाले पे होगा। ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव वाले पे होगा, और जो ये रिडक्शन रहेगा वो निगेटिव वाले पे होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि मेनली इसका यूज कहां किया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह हो गया, मेटल की प्यूरिफिकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अभी हमारा जो दूसरा सेल है आप देखेंगे वो है गैल्वेनिक सेल, जिसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। उसके भी कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल जो रहेगा मेनली वो क्या होता है, आप देखेंगे कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब केमिकल एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगी। यानी यहां पर बैटरी वगैरह की कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहां पर कोई आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यानी मैं सीधे तौर पे बोलूं तो यहां पर एक्चुअली में क्या नहीं होने वाला, ऑक्सीडेशन मतलब शुरू में नहीं होगा, और अगर होगा भी तो यहां से मतलब डिसोशिएट वो ये हो जाएगा इजिली। आप देखेंगे यहां पर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगा और किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। केमिकल एनर्जी जो है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी वगैरह जो आप यूज करते हो एक्चुअली में उसमें एक टाइप का आप बोलते हैं ना, तो केमिकल ही भरा होता है जो कि किस में कन्वर्ट करता है अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसका यूज आप करते रहते हैं। तो गाड़ी वगैरह में आप आज के टाइम पे जो भी आप यूज कर रहे हैं सेल वगैरह, वो सब ज्यादातर गैल्वेनिक सेल ही है, क्योंकि आपको केमिकल एनर्जी की जरूरत थोड़ी है। आपको केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है। आप गाड़ी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, तो आप केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे एक तरीके का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। उसके अपोजिट यहां पर अगर आप देखेंगे, जैसे कि यहां पर एनोड पॉजिटिव था और कैथोड निगेटिव था, उसका उल्टा यहां पर हो जाएगा, एनोड निगेटिव रहेगा और आपका जो कैथोड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, इसके बाद देखेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन एट निगेटिव इलेक्ट्रोड। वहां पर क्या था, ऑक्सीडेशन जो था वो एनोड पे यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा था। यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पे ही होगा, लेकिन एनोड अब क्या हो चुका है, निगेटिव हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे आपका गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो एनोड पे ही होगा और रिडक्शन जो रहेगा वो कैथोड पे ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, वहां पर एनोड पॉजिटिव था, यहां पर एनोड निगेटिव है। तो इस वजह से ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो अब निगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, जबकि जो रिडक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा है। मैं जितने पॉइंट्स बता रहा हूं आप हर एक पॉइंट्स क्लिक रखिए। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या है यहाँ पर कि आप देखेंगे कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो सब जानते हैं, यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। सही बात है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए आप देखेंगे कि इस तरीके के इसका आप यूज करते हैं। कोई दिक्कत आई? तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है, आप देखेंगे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कवर किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हमने कवर किया, जिसमें हम लोग ने देखा कि एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन रहेगा। फिर हम लोग ने इलेक्ट्रोड्स कवर किया, इलेक्ट्रोड्स से हम लोग ने कैथोड और एनोड ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को कवर किया है। इसके बाद आप देखेंगे मैंने हमेशा बताया कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें कुछ बातें, हर एक बातें तो नहीं लेकिन कुछ बातें हम लोग ने देख लिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो रहता है उसका क्या पॉइंट्स रहेगा, कुछ पॉइंट्स उसके बारे में देख लिए। मान लीजिए कि आपसे डिस्टिंग्विश ना पूछ करके अगर नॉर्मली भी ये पूछ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में दो चार बातें लिखिए, तो मैं इस बात को समझता हूं कि अब आप हर एक पॉइंट्स को प्रॉपर लिख सकते हैं, दो चार लाइन आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल जो रहेगा, इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, मुझसे जितना हो सका है वो क्लियर कर दिया है। अभी हम क्या कवर करने जा रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एकदम डिटेल से यहां पर कवर करेंगे। ओके ओके, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि आपके दो पार्ट में से एक है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे, उसका एक एग्जांपल देखेंगे और फिर इसका एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जो कि आपकी बुक में दो एग्जांपल दिए हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये सबको मैंने बता दिया था कि सबसे पहली बात तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, फिर मैंने आपको बताया, अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर, इसमें जो
प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो आयंस हैं उनको माइग्रेट कर रहे हैं, जो आयंस उसको माइग्रेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। थोड़ा सा मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में लिख दिया है ताकि जब मैं आपको यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करके एक पॉइंट लिखूं तो आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रोलिसिस का रियल मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो सीधी सी बात है ये एक तरीके का नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ वही बात है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जो यहाँ पर प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस परफॉर्म होता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मैंने लिखा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म होगा, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म होगा, और फाइनली जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगी वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगी वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। कोई दिक्कत आई यहां तक? चलो, अब इसके अलावा मैंने आपको सब पॉइंट्स, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया हूं, बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि वो आपके आंख के सामने से अचानक हट गई है तो मे भी आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड से निकलेंगे, एनोड से रिमूव होंगे, निकलेंगे। ठीक है, किसकी ओर जाएंगे? तो कैथोड की ओर जाएंगे, और इसलिए कैथोड पे क्या होता है? तो रिडक्शन होता है। तो यहां वही लिखा है कि एनोड पे क्या होगा, एनोड आपको पॉजिटिव होता है, मैंने बताया है, देख लीजिए। एनोड जो रहेगा वो यहां पर पॉजिटिव होगा, जो एनोड रहेगा वो पॉजिटिव होगा, और एनोड पॉजिटिव होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और किसके पास जाएंगे? कैथोड के पास जाएंगे। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा बाय द स्पीसीज, जो आपका स्पीसीज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कौन से स्पीसीज क्या होते हैं। अच्छा, इसका सीधा सीधा हिसाब किताब मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है कि आप देखेंगे कि फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुश किए जा रहे हैं। पुश मतलब ढकेले जा रहे हैं, कहां से? तो एनोड से। और पुल्ड मतलब खींचे जा रहे हैं, कहां पर? तो आप देखेंगे कैथोड पे। ठीक है, तो यहां वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन पुल्ड फ्रॉम द एनोड एंड पुश्ड टुवर्ड्स द कैथोड। यानी कहां से खींचे जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन से, ये एनोड से क्या किए जाएंगे? पुल्ड मतलब खींचे, यहाँ पर पुल्ड एंड पुश्ड। अच्छा, पुश्ड मतलब ढकेलना, सही बात है। पुल्ड मतलब खींचे जाएंगे, कहां से खींचे जाएंगे? तो एनोड से, और पुश्ड मतलब ढकेले जाएंगे, कहां ढकेले जाएंगे? कैथोड पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कवर कर लिया है? ये थोड़ी सी बातें जान लिया है हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में एक बार फिर से। और अब हम लोग जो उसका पहला एग्जांपल है वो देखने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। जो हमारा NaCl है वो मोल्टन कंडीशन में किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करेगा और उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, वो सब हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें मेनली मैंने आपको सीधा पॉइंट डिफरेंशिएट कर दिया है। आपको एग्जाम में एज इट इज पॉइंट लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मतलब कोई इसमें वो नहीं है, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज आप इसको समझ कर भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो हमारा सेल रहेगा उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, देन जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो वर्किंग कैसा करेगा, और फिर जब वो वर्किंग करेगा तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन यानी एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। दोनों के रिएक्शन को मिला के नेट सेल रिएक्शन देखेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है ये चीज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लेते हैं, और डायग्राम को समझने के बाद फिर बारी बारी से हर एक पॉइंट्स को हम समझेंगे, हमारा पॉइंट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप अगर डायग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले है क्या कि एक वेसल है, एक वेसल है जो कि अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मोल्टन NaCl। तो एक वेसल है जो कि अपने अंदर मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइट को कैरी कर रहा है। इसके अलावा उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड, एक आप देखेंगे एनोड, दूसरा कैथोड, और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड है किससे? तो इलेक्ट्रिक करंट, डीसी करंट है, डीसी करंट से ये आपस में कनेक्टेड है। और आप देखेंगे कि जो इसका पॉजिटिव साइड है वो एनोड से कनेक्टेड है, जो इसका निगेटिव साइड है वो कैथोड से कनेक्टेड है। ये आपका क्या था? कंस्ट्रक्शन। ये क्या था? कंस्ट्रक्शन। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ क्या लिखा है। वेसल जो है वो अपने अंदर कंटेन कर रहा है फ्यूज NaCl, इसके अलावा दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो मैंने बताया जो वेसल है वो अपने अंदर फ्यूज NaCl को कैरी कर रहा है, और इसके अलावा दो यहां पर इलेक्ट्रोड्स को कैरी कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द डीसी करंट थ्रू द मेटालिक वायर। इलेक्ट्रोड जो है वो मेटालिक वायर के हेल्प से डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि जो पॉजिटिव एंड है, जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, और जो निगेटिव एंड है वो कैथोड से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ रहे हैं वर्किंग पे। तो देखो वर्किंग क्या रहेगा यहां पर। जब इसमें आप सबको एक बात पता होगा कि फ्लो, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, यानी अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर वही बात को बताया गया है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एनोड से कैथोड फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड टू एनोड फ्लो होंगे, कैथोड टू एनोड फ्लो होंगे। उसी बात को वहां पे समझाया गया है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आपके सर्किट में पास होना चालू होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ये इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा वो यहां से यहां पास होना शुरू होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आप सबको पता है यहां पर कि ऑक्सीडेशन जो है वो विदाउट ऑक्सीडेशन जो है, मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन में एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जरूरी होती है मतलब आप देखेंगे किसी न किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़नी ही पड़नी है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने की। तो आप देखेंगे इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर एनोड इसीलिए आप देखेंगे पॉजिटिव रहेगा और कैथोड इसीलिए निगेटिव रहेगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए यहां पर अलाउ कौन कर रहा है, तो बैटरी अलाउ कर रही है, बैटरी फोर्स अप्लाई कर रही है एनोड पे कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिमूव करे। ओके चलो कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले बोला है कि बैटरी क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के, मतलब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां, एनोड टू कैथोड। कि भाई बैटरी क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है किस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स पे कि वो कहां से, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पे कि वो कहां से कहां फ्लो हो, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मतलब इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाए। अच्छा क्योंकि ये ऐसे फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे से कैसे फ्लो होगा, कैथोड टू एनोड। यानी सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से रिलीज होगा, कैथोड से, कैथोड से रिलीज होगा किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से किसमें जाएगा, एनोड में, और एनोड से वापस बैटरी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ठीक है, आपको नहीं भी याद है तो आप दोनों को बदले एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, कोई मतलब मे भी आप कंफ्यूज होते होंगे तो आप कोई एक पॉइंट लिख देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पर जो NaCl का सॉल्यूशन है, आप इन शॉर्ट इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से यहां मतलब एनोड टू कैथोड फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो NaCl है वो अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है, Na+ और Cl- के आयन, जो NaCl है वो अपने मतलब सॉल्यूशन में क्या कैरी कर रहा है, तो Na+ और Cl- के आयंस कैरी कर रहा है। और इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये, जैसे इसमें इलेक्ट्रोड्स जो रहेंगे उन पे पोटेंशियल अप्लाई होगा उन पे, तो होगा क्या, ध्यान देना जरा, ये वाला जो रहेगा आपका इधर क्या होगा, क्योंकि ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे कौन अट्रैक्ट होगा, निगेटिव चार्ज वाला। निगेटिव चार्ज वाला कौन है, अनायन। तो एनोड पे कौन अट्रैक्ट होगा, अनायन। कैथोड पे कौन अट्रैक्ट होगा, कटायन। सही बात है नहीं, कटायन क्या है आपका, Na+। सही बात है। फिर मैंने आपको बताया था यहां वही बात को लिखा है कि कैथोड जो है वो अट्रैक्ट करेगा कटायन को यानी Na+ वाले को, और एनोड जो है वो अट्रैक्ट करेगा अनायन को यानी कि यहां पर Cl- वाले को। सही बात है कि नहीं। अब होगा एक्चुअली में क्या कि जब ये अपने इलेक्ट्रोड्स, अब मैंने बताया था कि जो आयंस होते हैं, जो आयंस होते हैं वो अभी तो चार्ज कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही वो कहां पर पहुंचेंगे, वो अपने इलेक्ट्रोड्स के पास पहुंचेंगे, फाइनली क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो यहां वही बात है कि मतलब Cl- यहां से चलेगा और जैसे ही वो एनोड के पास पहुंचेगा वो फाइनली किसमें, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसी Na+ जो रहेगा वो यहां से तो निकलेगा, यहां से तो निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो कैथोड के पास पहुंचेगा वो फाइनली Na+ से Na मतलब मेटल सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां वही लिखा है कि चार्ज पार्टिकल बिकम डिस्चार्ज when reaches to the on their इलेक्ट्रोड। चार्ज पार्टिकल जो रहेंगे मतलब Na+ और Cl- वो डिस्चार्ज हो जाएंगे कब, जो अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेंगे तब। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो आप सबको रहेगा जैसा कि मैंने बताया कि कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे Na जा रहा है, तो कैथोड पे जब Na जा रहा है तो Na कैथोड से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को कौन, मैंने इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट समझाया था कि वर्किंग ऑफ सेल में कि इलेक्ट्रॉन्स पे कौन रिलीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन निकाल रहा है अपने अंदर से, तो कैथोड निकाल रहा है। तो कैथोड जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है तो यहां पर Na जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जाएगा। Na जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जाएगा तो Na जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहां पर देखो कैथोड पे, कैथोड अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो यहां पर Na जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, Na मेटल। और किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा ऐसे ही एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब वो क्या करेगा, Cl जो रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन जो कि उसने लिया था, वो क्या करेगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लौटा देगा और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था तभी तो Cl- बना था। सही बात है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वापस लौटा देगा और फाइनली Cl बन गया।
लेकिन आप सबको अभी इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो आप सबको पता है मैं नेट सेल रिएक्शन अभी कवर कर रहे हैं, तो नेट सेल रिएक्शन में भी आपसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है और नेट सेल रिएक्शन क्या होता है। तो होगा क्या यहां पर नेट सेल रिएक्शन में आप देखेंगे कि मुझे पता है कि Na जो रहेगा वो हमेशा 2Na के फॉर्म में रहता है, तो मैं यहां पर भी 2 लिखूंगा और इलेक्ट्रॉन भी तब 2 रिलीज होगा, सॉरी 2 एक्सेप्ट होगा। जब 2 Na प्लस हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2Na बना लेंगे। ऐसे ही आपको पता है कि Cl हमेशा Cl2 गैस के फॉर्म में रहता है, Cl जो है वो हमेशा Cl2 गैस के फॉर्म में रहता है। इस वजह से क्या होगा कि मैंने यहाँ पे Cl माइनस था तो यहाँ पे 2 Cl लिख दिया, जब 2 Cl लिखा तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर Cl2 बनाएंगे और साथ में ये यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। याद रख लेना रिएक्टेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉन से ही कैंसिल हो सकता है, ये बात का याद रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइनली कैंसिल हो गया, अब जो जो बचा है वो हम लिख देंगे। तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस जब आपस में क्या होंगे रिएक्शन करेंगे तो फाइनली 2Na का मेटल मिलेगा और साथ में क्लोरीन गैस यहां पर आपको मिलेगी। Na कहां पर मिलेगा तो मैंने बता दिया है कि Na आपका कैथोड पे मिलेगा, जबकि Cl कहां पे मिलेगा तो Cl आपका एनोड पे मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि Na जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में आपको कहां पर दिखाई देगा तो कैथोड पे दिखाई देगा, जबकि Cl जो है वो बबल्स के फॉर्म में आपको कहां दिखाई देगी तो एनोड पे दिखाई देगी। तो यहां वही है कि पैल ग्रीन Cl2 गैस जो है वो रिलीज होती दिखाई देगी कहां से एनोड से, और इसके अलावा सिल्वरी व्हाइट Na मतलब सिल्वरी चांदी कलर का सोडियम जो रहेगा वो आपको कहां दिखाई देगा यहां पर कैथोड पे दिखाई देगा। क्लियर, तो अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 अपना कवर किया है। अब हम कहां पे जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। आप जरा देखिए इलेक्ट्रोलाइट सेल हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने देख लिया है कि यहां पर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स थे इसके, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl कर लिया है। हमारा जो एग्जांपल नंबर 2 है उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl देखेंगे। एक्वेस NaCl में क्या होगा, जो हमारा NaCl रहेगा वो किस में डिसॉल्व किया होगा तो वाटर में डिसॉल्व किया होगा। तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 इसका कवर करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग ने कवर कर लिया जिसमें हम लोग ने मोल्टन NaCl को कवर किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस NaCl हम कवर करने जा रहे हैं। ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम को नहीं समझेंगे, अदरवाइज थोड़ा कॉन्सेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो देखो क्या है, सबसे पहले यहां पर वही कंस्ट्रक्शन है जैसा आपने देखा था, मतलब एक का कंस्ट्रक्शन आपको पता रहेगा तो दूसरे के कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं, इजीली आप उसको कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ का कंस्ट्रक्शन में भी वही बात है कि जो वेसल है, देखिए सीधी सी बात है, जो वेसल है वो अपने अंदर क्या कैरी करेगा एक्वेस NaCl, वहां पे क्या कैरी कर रहा था मोल्टन NaCl। तो यहाँ पे जो वेसल रहेगा वो अपने अंदर एक्वेस NaCl को कैरी करेगा, इसके अलावा ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को कैरी करेगा। ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे वो थ्रू द मेटालिक वायर किससे कनेक्टेड रहेंगे तो डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है ना, इलेक्ट्रिक करंट का डीसी सोर्स रहेगा उससे कनेक्टेड रहेंगे। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है वो एनोड होगा और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के वो कैथोड होगा, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ वही सारी बातें हैं, एक बार फटाफट फटाफट कैरी करते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन खत्म करके वर्किंग ऑफ सेल पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखिए क्या है, वेसल जो है वो कंटेन कर रहा है एक्वेस NaCl जो कि इमर्स है किसमें यहाँ पर ये NaCl, इसके अलावा 2 इमर्स ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को कैरी कर रहा है जो कि कनेक्टेड है डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटालिक वायर। मेटालिक वायर से किससे कनेक्टेड है तो डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, कौन तो आपका इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसके बाद बोला है कि एनोड जो है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से जबकि कैथोड जो है वो कनेक्टेड है निगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से। क्लियर हो गया, ये आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है जो कि आपने वहां पे कवर किया। अब आते हैं वर्किंग ऑफ सेल पे, अब आते हैं वर्किंग ऑफ सेल पे। तो वर्किंग ऑफ सेल में वही चीज है जो आपने वहां पे कवर किया, थोड़ा सा आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैटरी जो है वो क्या अप्लाई करती है फोर्स। मैंने आपको बताया कि बैटरी एक्चुअली में लगाई इसीलिए गई है क्योंकि एक्सटर्नली वो फोर्स अप्लाई करेगी और फाइनली सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शुरुआत कराती है। कहां से शुरू कराएगी तो एनोड से शुरू कराएगी। तो देखो यहाँ पर है क्या कि बैटरी जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी और जब वो फोर्स अप्लाई करेगी तो किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, वो इलेक्ट्रिक करंट को ये बोलेगी कि भाई आप कहां से कहां तो एनोड टू कैथोड फ्लो हो जाओ, आप एनोड टू कैथोड फ्लो हो जाओ। जब जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट है वो एनोड से कैथोड फ्लो होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो कैथोड टू एनोड होगा।
सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो रहेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट एनोड टू कैथोड फ्लो हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कहां से कहां फ्लो होंगे, कैथोड टू एनोड फ्लो होंगे। सही बात है कि नहीं? तो देखो यहां वही बात लिखा है कि बैटरी जो है वो फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा वो हमेशा एनोड टू कैथोड होगा, और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो हमेशा कैथोड टू एनोड होगा। इतना आपका वर्किंग रहेगा। अब ये स्टार्ट हो जाएगी वर्किंग। इसमें होगा क्या, आपको पता होना चाहिए एक्वस NaCl, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिख दिया है, काम आने की लायक बात है। अभी तक हम लोग ने देखा था जो मोल्टन NaCl था वो अपने अंदर केवल Na+ और Cl- को कैरी कर रहा था, लेकिन जो यहाँ पर एक्वस NaCl है वो Na+ और Cl- के आयन तो कैरी करेगा ही, लेकिन इन सबके बीच में जो मौजूद है वो है H2O यानी कि वाटर, और पूरा गेम यही करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 कंपोनेंट को अपने अंदर कैरी कर रहा है, Na+, Cl- H2O। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। आपका तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होता है। तो इस बार एनोड पे भी 2 रिएक्शन होने वाला है और कैथोड पे भी 2 रिएक्शन होने वाला है। तो देखते हैं वो क्या रिएक्शन होंगे दोनों। सबसे पहली बात तो आपको ये यहां पर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है। तो मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड फ्लो हो रहा है, यानी कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सही बात है कि नहीं? एनोड के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है जबकि कैथोड के पास से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब क्या है। अब होगा क्या, कैथोड पे सबको पता है कि रिडक्शन होता है। कैथोड पे सबको पता है कि क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे, एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन को आपका जो कैथोड है वो निकालता है, उसको बहुत तेजी से जो स्पेसीज है, जो कि पॉजिटिव स्पेसीज है यानी Na+ है, वो फटाक से उसको लेने के लिए दौड़ता है, और जैसी Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो फाइनली क्या बनता है, वो Na मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देखो वही बात को लिखा है कि कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो होगा क्या, Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड ने निकाला है, हाँ, उसको लेकर के Na मेटल बन जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट रिएक्शन है। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। यहां पे H2O के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ये H2O के भी मॉलिक्यूल उसी टाइम पे क्या करेंगे, जो कैथोड इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और अपने आप को तोड़ लेंगे यानी डिसोशिएट कर लेते हैं। डिसोशिएट करके क्या बनाएंगे, एक तो H2 गैस बनाते हैं। साथ में आप देखेंगे जब H2 गैस बन चुका है तो इसके अलावा क्या बचा है, 2 O बाकी है और 2 H बाकी है। तो यहां पे 2OH- के आयन बन जाएंगे। तो यहां पर H2 गैस बनी है और 2OH- के आयन बने हैं। लेकिन बात यह आती है कि एक्चुअली में एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, सॉरी एक्चुअली में कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन होगा या ये वाला रिएक्शन होगा। तो आप देखेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका, यहां पर आप देखेंगे वाटर का, यानी जो H2 गैस बन रही है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से आप देखेंगे कि कैथोड पे Na+ मतलब Na+ जो है यानी Na जो है वो डिपॉजिट होने के बजाय, मेटल जो है वो डिपॉजिट होने के बजाय बजाय क्या होगा, H2 जो है वो लिबरेट होगा। तो याद रखिए एक्वस NaCl में क्या होगा, तो जो आपका H2 गैस है वो क्या होगा, लिबरेट होगा। किस पर, यहां पर आपके कैथोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड पे Na+ के बजाय कौन लिबरेट होगा, तो आपका H2 गैस लिबरेट होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए कि कैथोड पे फाइनली आप मुझे बताइए एक्वस NaCl में कैथोड पे क्या होगा। क्वेश्चन आ सकता है Cl2 गैस, H2 गैस, O2 गैस, और एक आपका यहां पर ऐसी कुछ, यहां पर एक तो Na मेटल आ जाएगा, दूसरा H2 गैस आ जाएगा, एक आ जाएगा Cl2 गैस और एक आ जाएगा O2 गैस। तो आपको बताना रहेगा कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो H2 गैस लिबरेट होगी। कहां पर, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में आप यही बात कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए कि आप देखेंगे इसका अमाउंट देखेंगे आप ज्यादा है, और ये बड़े आसानी से, ये मतलब इजिली फॉर्म हो रहा है, ये बहुत तेजी से फॉर्म हो रहा है, बहुत इजीली फॉर्म हो रहा है, बहुत इजीली डिसोशिएट हो रहे हैं, जबकि इसको आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा लग रहा है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसका। चलिए आप इतना पॉइंट लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप बता देंगे कि यहां पर हियर द फॉर्मेशन ऑफ द Na, यहां पर Na जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ यहां पर H2 देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर, दस दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी H2 गैस लिबरेटेड ऑन द कैथोड, किसके बदले, Na के बदले, सोडियम के बदले। चलो आगे, कोई बात नहीं। एट एनोड,
यहाँ पर एनोड पे पता है आपको कि ऑक्सीडेशन होता है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर भी दो रिएक्शन परफॉर्म होंगे। पहला रिएक्शन क्या होगा, एक तो जो हो रहा था जैसे कि Cl जो रहेगा वो क्या करेगा, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर एक Cl था एक इलेक्ट्रॉन को लिया था, लेकिन क्योंकि आप Cl2 हमेशा बनता है तो आपने लिखा कि भाई 2 Cl आपने लिया, जब 2 Cl लिया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और फाइनली Cl2 में कन्वर्ट हो गया। ये पिछले रिएक्शन में हम लोग ने क्लियर किया था। अब होगा क्या, एक तो ये रिएक्शन कंपलसरी है, दूसरा एक रिएक्शन क्या होता है, यहां पर भी H2O जो है वो आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इन दोनों के अलावा एक कंपोनेंट है H2O, तो होगा क्या कि यहां पर भी H2O आएगा और वो क्या करेगा, वो भी अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन को फटाक से मतलब रिलीज कर देगा। और आप देखेंगे कि यहां पर 2H2O है तो 2 O, यहां पर 2 और ये O, ये 2 और O, तो ये O2 बना लेगा फटाक से, ये O2 बना लेगा। प्लस यहां पर आप देखेंगे H2, यहां पर H2 और ये वाला 2 मिला के 4H प्लस के आयन बन जाएंगे, 4H प्लस के आयन बन जाएंगे। और 4H प्लस के आयन इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इमिट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। मामला क्या है, यहां पर ये रिएक्शन होगा या ये रिएक्शन होगा, तो इसका जवाब ये है कि यहां पे जो रिएक्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला इसलिए होगा क्योंकि आप देखेंगे कि Cl जो है वो इजिली फॉर्म होता है, वो इजिली फॉर्म होता है किसके कंपेयरिंग में, आपको लिखना है यहाँ पर ये पॉइंट्स। अब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे वो बात अपनी जगह है, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि Cl जो रहेगा उसका आप देखेंगे वो इजिली, उसका पोटेंशियल बहुत कम होने की वजह से उसके फॉर्मेशन में पोटेंशियल बहुत कम लगता है, और पोटेंशियल बहुत कम लगने की वजह से बहुत इजिली फॉर्म होगा और बहुत तेजी से फॉर्म होता है। किसके कंपेयरिंग में, O2 के कंपेयरिंग में। इसकी वजह से आप लिखेंगे कि यहाँ पे जो Cl2 है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस लिबरेट होगी, जबकि कैथोड पे Na के बजाय H2 लिबरेट होगी। क्लियर है, तो ये आपको 2 पॉइंट रेडी करके रखना है। तो यहां पर अब हम लोग लिखने वाले हैं नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन में आपको पता है कि एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, एनोड पे H2O यानी H2 गैस लिबरेट हो रही थी, ये वाला रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ पर एनोड वाला रिएक्शन लिख दिया है। कैथोड पे क्या हो रहा है, Cl वाला रिएक्शन, तो मैंने यहाँ पे Cl वाला रिएक्शन लिख दिया है। यानी यहाँ पर आप लिख लेंगे कैथोड और यहाँ पे लिख लेंगे आप एनोड। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये कैथोड पर हो रहा है और ये यहाँ पर एनोड पर हो रहा है। ओके चलो, अब सॉरी ये कैथोड पर हो रहा है और ये एनोड पर हो रहा है। ओके, अब देखिए यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। फाइनली क्या बचा है, 2Cl माइनस और H2O माइनस। इसके अलावा आप यहाँ पर H2O, इसके अलावा Cl2 यहाँ पर बचा है, H2 बचा है और 2OH माइनस बचा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या मिल गया, नेट सेल रिएक्शन। में भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट द नेट सेल रिएक्शन ऑफ द एक्वस NaCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा उसका आप नेट सेल रिएक्शन लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको रिजल्ट आपको मैंने बता दिया यहाँ पर कि Na के बजाय यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे आपका H2 गैस जो रहेगा वो लिबरेट होगा। इसके अलावा एनोड पे क्या होगा, तो Cl2 गैस लिबरेट होगा, किसकी बजाय, ऑक्सीजन के बजाय। ऐसा क्यों हुआ वो मैंने बता दिया। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा इसका कम है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ये इजिली फॉर्म हो जा रहा है और ये थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कवर कर लिया अभी। अच्छा, एक डायग्राम भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वही चीज, सबसे पहले ये वेसल, और इसमें आप देखेंगे कि आपका NaCl जो है वो एक्वस NaCl भरा गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये रहा आपका एनोड और ये रहा आपका कैथोड, तो होगा क्या कि यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आपका जो H2 है, जो यहाँ पर H2 है वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है किस पे, कैथोड पे। यहाँ वही सारी चीज हम लोग ने देखा है कि H2 जो है वो कैथोड पे लिबरेट हो रहा है, जबकि Cl2 जो है वो एनोड पे लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ये रहा एनोड और ये रहा कैथोड आपका। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने क्या कवर कर लिया है, आपका दूसरा एग्जाम्पल भी कवर कर लिए हैं। अभी इसके बाद हम लोग कुछ फैराडेज के 2 लॉ हैं, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले हम लोग वो कवर करेंगे और इसके बाद आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग फैराडे का पहले फर्स्ट लॉ क्लियर करेंगे और इसके बाद फैराडे का सेकंड लॉ क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको कलेक्ट करेंगे। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग जहां पर भी हैं, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बोलूंगा वैसे वैसे रिपीट कीजिए। यही एक सही मेथड होगा फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बड़े आसानी से याद करने का। ठीक है, तो देखिए बात क्या है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड ऑन ईच इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उस दौरान
जो भी सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, वो किस क्या होगा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द सेल। यानी कि सरल भाषा में एकदम बोला जाए तो जितना इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप सरल भाषा में अगर बोलें तो पहले अपने मुंह से आप सरल भाषा में बोल लीजिए, फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। समझे, सीधी सी बात है। तो यहां वही लिखा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है किस पे, ईच इलेक्ट्रोड पे, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना वो इतना ये, जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा। ओके, अब ये तो आपका क्या था, डेफिनेशन था। इसके अलावा यहां से न्यूमेरिकल में क्वेश्चन देखो, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रहते हैं वहां पे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं यहां पे आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराने वाला, मैं आपका एक हेल्प कर दे रहा हूं जिसमें आपको क्या होगा, इस न्यूमेरिकल दिया क्या है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूले में आपकी हेल्प करने वाला हूँ, मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा है वो मैं यहाँ पर करा दिया हूँ। बाकी मर्जी आपकी, आप चाहे ये कीजिए चाहे केवल डेफिनेशन कर लीजिए। ओके, देखते हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट, आपको ये बात पता होगा कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। सही बात है, इलेक्ट्रिक करंट का नॉर्मल फॉर्मूला है, मतलब 7वीं 8वीं का फॉर्मूला है। तो बेसिक पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो यहां पर बोला गया है कि अगर आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा बेटर रहेगा आप यहाँ पे चार्ज लिखिए। ठीक है, कितना चार्ज पास हुआ है, कितना चार्ज पास हुआ है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो Q जो रहता है वो चार्ज होता है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और T का मतलब टाइम। सही है ना, तो Q इक्वल टू I इंटू टी होगा। ठीक है, तो यहां पर एक वैल्यू है, देखिए अभी आपको मैं यहां पर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट और टाइम दिया तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, Q की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो Q की वैल्यू आपके पास रेडी हो गई। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, कि कितना इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं एक बोला जाए कि गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, और जितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ रहेगा उस बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि कितना चार्ज पासेस हुए हैं वगैरह वगैरह। तो देखो यहां पर पता होना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऊपर अपने पास कितने चार्ज को रखता है, कितना चार्ज कैरी करता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 96,500 कूलॉम इतना इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है, 96500। ध्यान दीजिए, चार्ज ऑन द वन मोल इलेक्ट्रॉन 96500 कूलॉम इतना होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। आप याद रखिए, मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो 96500 इतना कूलॉम चार्ज होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर आपको ऐसी कैरी करना है कि बताइए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, आप इजीली पता करेंगे कि भाई कितना, क्या कहते हैं कि चार्ज पास हुआ है, और उसको डिवाइड बाय कर देंगे 96500 से, क्योंकि ये एक का है। अरे यही तो किया जाता है। अगर आपके पास मैं बोल दूं कि नॉर्मली कि मान लीजिए आपने 200 रुपए का कुछ मतलब सेब बिक रहा था, और आपको पता है कि एक सेब की कीमत कितनी है, 20 रुपए है, तो बड़े आसानी से आप क्या करोगे, 200 डिवाइड बाय 20 करोगे और आपको पता चल जाएगा कि आप 10 सेब खरीद सकते हो। तो यहाँ वही चीज है कि यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ तो आपको चार्ज मिला है कि भाई देखो इतना चार्ज पास हुआ है, बताइए कि कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। तो आप क्या करोगे, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे। ये फॉर्मूले, मतलब मैं जितना कोशिश कर रहा हूं उतना ज्यादा आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। Q अपॉन 96500, Q अपॉन 96500, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक मोल का है। और ऐसे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं बड़े आसानी से आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो बताइए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्यों कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसका फॉर्मूला है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, और इसके अलावा इंटू मोल रेशियो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है और कितना मोल रेशियो है, इसको बड़े आसानी से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप बता देंगे कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो। अब मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोल रेशियो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं और कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, दोनों का रेशियो। तो मोल रेशियो मतलब यही है कि कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। इस तरीके से आप मोल रेशियो निकाल लोगे। अच्छा, ये हाफ ऑफ रिएक्शंस के हैं। ये हाफ रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन का अलग और रिडक्शन का अलग। तो उस रिएक्शन से आप मोल प्रोडक्ट, कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मिलेगा वैल्यू यहां रखेंगे, पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है।
ओके, लास्ट आप यहां पर देखेंगे मोल रेशियो आपका हो चुका है। अब आपसे पूछा जा सकता है मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और फाइनली यही पूछा जाता है। आपको यहां कुछ वैल्यू दी रहेगी और बोला जाएगा कि बताइए कितना मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो जब आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड है, वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इनटू मोल रेशियो। तो यहां पर यही है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इक्वल टू कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ था। तो यहां पर आप देखेंगे कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q अपॉन 96500। तो आप यहां लिखेंगे Q अपॉन 96500। अब Q की वैल्यू क्या है, IT है, तो यहां पर मैंने Q की जगह पे IT रख दिया है, और एज इट इज मोल रेशियो जैसे का तैसा रख दिया है मैंने। जैसा यहां पर मोल रेशियो था वैसे का वैसा मोल रेशियो मैंने यहां पे रख दिया है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। तो मास यहां पर आ गया और डिवाइड बाय मोलार मास था, मोलार मास यहां गया तो मल्टीप्लाई होने लगा। ठीक है, तो यहां वही है कि मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इक्वल टू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, IT अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू आपका मोलार मास। और इस तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला रेडी हो चुका है। वो किसका फॉर्मूला है, तो यहां पर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड का फॉर्मूला है। मैं फिर से एक बार सब कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पता करना है चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू IT का फॉर्मूला। फिर आपको पता करना रहेगा कि एक मोल पे कितना चार्ज होगा, तो वो 96500 कूलम होगा। फिर इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या पास हुए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं इंटू मल्टीप्लाई बाय द मोल रेशियो। तो मोल रेशियो निकालने का मैंने मेथड बताया कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हाफ रिएक्शन में, और डिवाइड बाय कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको मोल रेशियो मिल जाएगा, वैल्यू रखेंगे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड मिल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बदले अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड निकालेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास क्या होता है, Q अपॉन 96500। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास में मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास की जगह पे यहाँ पे Q अपॉन 96500 लिखा। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, IT होती है, तो मैंने यहाँ पर IT रख दिया। सही बात है, मोल रेशियो यहाँ पर था तो वैसे का वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ना निकाल करके मास निकालना है, यहाँ पर वही देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो मास ऑफ प्रोडक्ट आपको निकालना है तो मोल्स का फॉर्मूला आता है मास अपॉन मोलार मास। मास यहाँ पर ही रहने दिया, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मल्टीप्लाई, यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है तो इस साइड गया तो मल्टीप्लाई मोलार मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहा, आप लोग इसको कर लीजिए। यहाँ पे दो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, एक कूलॉम और एक आप देखेंगे फैराडे। कूलॉम क्या होता है, ये भी चार्ज की यूनिट है लेकिन ये स्मॉलर यूनिट है, ये भी चार्ज की यूनिट है लेकिन ये बिगर यूनिट है, पता होना चाहिए। फैराडे चार्ज की बिगर यूनिट है जबकि कूलॉम जो है वो चार्ज की स्मॉलर यूनिट है। इसके अलावा एक कूलॉम क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि 1 एम्पियर इतना करंट 1 सेकंड में पास होता है, 1 एम्पियर इतना करंट 1 सेकंड में पास होता है, इसको बड़े आसानी से कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि Q इक्वल टू होता है 1I इंटू टी। ओके, Q की यूनिट क्या है, कूलॉम, इसकी यूनिट है एम्पियर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। अगर मैं बोलूं 1 तो यहां भी 1 और यहां भी 1, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था और ये इक्वल टू, तो एक कूलॉम का मतलब क्या है, अगर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है, तो सॉरी 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं बोलूंगा एक कूलॉम इतना चार्ज पास हुआ है। ठीक है, 1 फैराडे क्या होता है, ये होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था, तो मैंने बताया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 इतना कूलॉम चार्ज था। तो यही क्या है आपका 1 फैराडे है, यही आपका क्या है 1 फैराडे है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तो कूलॉम और फैराडे के बारे में थोड़ी बातें पता रहनी चाहिए। इसके बाद यहां पर हम क्या करने वाले हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आप सेम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का आप यहाँ पे चार्ज लेके चलना, ठीक है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि सीरीज में अरेंज हैं और दोनों में से आप क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बोला गया है, देखो वही लिखा है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द टू डिफरेंट सेल जो कि कनेक्ट है इन द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज कनेक्टेड, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अरेंज इन द सीरीज, जो कि कैसे अरेंज है, सीरीज में, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा किस पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, हमेशा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस, जो उनके मासेस प्रोड्यूस होंगे, जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे या फिर रिड्यूस होंगे, उसके हमेशा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी बात को बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और आप देखेंगे कि सीरीज में कनेक्ट, मतलब सीरीज में उनका कनेक्शन किया गया है, तो ऐसे में
जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स कर रहे हैं तो उसका जो सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो उनका मासेस हमेशा इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी दोनों मतलब दोनों में इक्वल है, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी देखो इसके जैसे सिमिलरिटी दिखा रहा है। अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, डोंट वरी। यहां पर क्या होगा पहले एक बार समझ लीजिए। यहां पर मैंने बता दिया था कि सीधी बात है कि जो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो डिपेंडेंट होगा, किस पे डिपेंडेंट होगा कि आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। ये आपका क्या है, फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, मामला इतना है कि आप पेपर में लिख पाए तो हिंदी में लिख लीजिए, वहां पर इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। यहां पर देखेंगे क्या है फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि आप देखेंगे कि सीरीज में मतलब अरेंज, जो कि सीरीज में अरेंज किए गए हैं। अब होगा क्या, इसमें जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इक्वल होगा, मतलब डिपेंडेंट होगा किस पे, इक्विवेलेंट मासेस के, जो कि क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। मतलब जितना इसमें ऑक्सीडाइज होगा उतना दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइट में भी ऑक्सीडाइज होगा, जितना इसमें रिड्यूस होगा उतना ही दूसरे वाले ऑक्सीडाइज यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में भी रिड्यूस होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है इसलिए। तो यहाँ उसी बात को लिखा गया। देखिए जरा, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरा जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोलाइट था उसमें मोल ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कितना मोल ऑफ ए प्रोड्यूस हुआ, तो जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा। यहाँ पर वो चीज देखें हम लोग ने कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पर देखिए आप मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड, तो आप देखिए कोई भी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा तो हमेशा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इनटू मोल रेशियो, तो वही लिखा है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट और इनटू मोल रेशियो। सही बात है ना। ऐसी मोल ऑफ बी के लिए कितना बी प्रोड्यूस हुआ, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट और इनटू मोल रेशियो। अब आपको क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी तो इक्वल पास हो रही है तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये यहां पर जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो मोल रेशियो ऑफ ए डिवाइड बाय मोल रेशियो ऑफ बी, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, मोल रेशियो, मोल ऑफ द ए प्रोड्यूस्ड और मोल ऑफ बी प्रोड्यूस्ड। ये फॉर्मूले से ही बेस्ड मैंने यहां पर आपका पॉइंट रेडी किया है। क्लियर है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आप मतलब डेफिनेशन लिखकर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर कितना मोल ऑफ ए प्रोड्यूस होगा, कितना मोल ऑफ ए प्रोड्यूस होगा और कितना मोल ऑफ बी प्रोड्यूस होगा, ये बताएगा कि यहाँ पर मोल रेशियो ऑफ ए क्या है और मोल रेशियो ऑफ बी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या कवर कर लिया है। आज हमने क्या कवर किया, तो सबसे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाला रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा हम लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस कवर किया। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसको आप वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, वो दोनों क्या होता है वो हम लोग ने कवर कर लिया। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या कवर किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखेंगे तो दोनों पार्ट, सही बात है ना, जिसमें आप देखेंगे दो एग्जांपल थे, उसके दोनों एग्जांपल हम लोग ने एक मोल्टन NaCl वाला और एक एक्वेस NaCl वाला कवर कर लिया। फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने कवर किया, जिसमें हमने देखा कि मेनली इसका कहने का मतलब केवल इतना है कि भाई कोई सब्सटेंस कितना ऑक्सीडाइज होगा या कितना रिड्यूस होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि भाई दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उसमें जितना अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुए हैं या रिड्यूस हुए वो भी हमेशा सेम होंगे, वो भी क्या होंगे, मास के इक्विवेलेंट होंगे, उनका दोनों का मास इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी आज हम यहां तक कवर करके स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग सॉल्ट ब्रिज करेंगे और उसके बाद फिर लाइन से डैनियल सेल वगैरह जो भी है वो सब स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए।